अगर आप हर सुबह अपने पिलो पर टूटे हुए बाल गिनते हैं, अगर हर बार शैम्पू करते वक्त आपके हाथों में बालों का गुच्छा आ जाता है, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? आप मार्केट जाते हैं, एक नया एंटी हेयर फॉल शैम्पू खरीदते हैं, एक्सपेंसिव बायोटिन सीरम्स ऑर्डर करते हैं, या कोई नया वायरल हेयर ग्रोथ ऑयल स्कैल्प पर रगड़ना शुरू कर देते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर गौरव गर्ग, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, और आज मैं आपको बता दूं जो कोई हेयर प्रोडक्ट कंपनी आपको कभी नहीं बताएगी। बाल आपकी बॉडी के अंदर का एक लिविंग ऑर्गन है। उन्हें बाहर से लगने वाली चीजों से उतना फर्क नहीं पड़ता जितना फर्क इस बात से पड़ता है कि उन्हें ब्लड के थ्रू अंदर से क्या न्यूट्रिशन मिल रहा है। रोज मेरे क्लिनिक में लोग आते हैं जो बोलते हैं, डॉक्टर हम सब कुछ लगा चुके पर हेयर फॉल नहीं रुक रहा। जब मैं उनकी ब्लड रिपोर्ट देखता हूं तो उनके बालों के झड़ने का रीजन उनका शैम्पू नहीं होता, उनका असली रीजन होता है उनकी बॉडी के अंदर चल रही सीवियर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, जिसे वो सालों से इग्नोर कर रहे हैं। आपकी बॉडी का एक बहुत स्ट्रिक्ट बायोलॉजिकल रूल होता है जिसे हम रिसोर्स एलोकेशन कहते हैं। जब आपकी डाइट में विटामिन और मिनरल्स की कमी होती है तो आपकी बॉडी उन लिमिटेड रिसोर्सेज को आपके ब्रेन, हार्ट, लिवर और लंग्स को जिंदा रखने के लिए बचा कर रखती है। आपकी बॉडी के लिए बाल एक लग्जरी है, एक डेकोरेटिव आइटम है। अगर अंदर न्यूट्रिशन की शॉर्टेज होगी तो बॉडी सबसे पहले बालों की सप्लाई को कट करेगी ताकि वाइटल ऑर्गन्स चलते रहें। तो अगर आपके बाल अंदर से हंगरी हैं तो बाहर से दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट भी उन्हें नहीं बचा सकता। तो आज इस वीडियो में हम कोई हवाई बातें नहीं करेंगे। आज हम पूरी तरह से साइंटिफिक डेटा के साथ स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कौन से स्पेसिफिक विटामिन और मिनरल्स की कमी की वजह से किस तरह का हेयर फॉल होता है। उन डेफिशिएंसीज को एग्जैक्टली आइडेंटिफाई करने के लिए आपको कौन कौन से साइंटिफिक ब्लड टेस्ट कराने चाहिए, उनका करेक्ट मेडिकल ट्रीटमेंट और सप्लीमेंटेशन प्रोटोकॉल क्या है, और आपको अपने डेली रूटीन में कौन सी रियल प्रैक्टिकल फूड्स ऐड करने हैं ताकि हम इस डैमेज से थोड़ा खुद को बचा सकें। चलिए सबसे पहले हेयर ग्रोथ के मैकेनिज्म को शॉर्ट में समझते हैं। आपके स्कैल्प पर जो बाल दिखते हैं वो एक्चुअली डेड केराटिन सेल्स हैं, लेकिन उसकी जो जड़ होती है जिसे हम हेयर फॉलिकल कहते हैं वो स्कैल्प के अंदर डीप टिश्यू में जिंदा होता है। इस टिश्यू के बेस पर डर्मल पेपिला सेल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के सबसे फास्ट डिवाइडिंग सेल्स में से एक हैं। इन सेल्स को लगातार डिवाइड होने के लिए और नए बाल बनाने के लिए एक अनइंटरप्टेड सप्लाई चाहिए होती है जो कि स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट से मिलती है। अगर हम इन न्यूट्रिएंट्स को कैटेगराइज करें तो 5 ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी डेफिशिएंसी होते ही आपकी हेयर साइकिल कोलैप्स हो जाती है। एक एक करके इनके बायोकेमिकल रोल को समझते हैं। सबसे पहला आयरन एंड सीरम फेरिटिन। इंडिया में खासकर फीमेल्स में हेयर लॉस का सबसे बड़ा और प्राइमरी रीजन होता है आयरन डेफिशिएंसी। लेकिन लोग यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो अपना हीमोग्लोबिन चेक करते हैं और अगर हीमोग्लोबिन नॉर्मल आता है तो वो सोचते हैं उनका आयरन लेवल परफेक्ट है। बट डर्मेटोलॉजी में हम हीमोग्लोबिन से ज्यादा सीरम फेरिटिन पर ध्यान देते हैं। सीरम फेरिटिन आपकी बॉडी का आयरन स्टोरेज बैंक है। जब आपकी बॉडी आयरन डेफिशिएंट स्टेट में एंटर करती है तो सेल्स कैन नॉट सिंथेसाइज एनफ हीमोग्लोबिन और फिर ऑक्सीजन डिलीवरी कंप्रोमाइज हो जाती है। हेयर फॉलिकल्स को ऑक्सीजन की ज्यादा नीड होती है एनाजन यानी ग्रोथ फेज में। जब फेरिटिन लेवल्स ड्रॉप होते हैं तो फॉलिकल्स तक ऑक्सीजन की डिलीवरी बंद हो जाती है। ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से फॉलिकल्स सफोकेट होने लगता है। इसका रिजल्ट होता है कि बाल ग्रोथ फेज में होने चाहिए थे वो प्रीमैच्योर तरीके से टीलोजन यानी रेस्टिंग फेज में चले जाते हैं। इस कंडीशन को हम मेडिकल लैंग्वेज में टीलोजन एफ्लूवियम कहते हैं, जिसमें सडन और हैवी डिफ्यूज हेयर शेडिंग शुरू हो जाती है। नंबर 2, विटामिन डी की कमी। विटामिन डी सिर्फ आपकी हड्डियों के लिए जरूरी नहीं है, यह एक्चुअली एक हार्मोन की तरह एक्ट करता है जो आपके हेयर साइकिल को कंट्रोल करता है। हमारे हेयर फॉलिकल्स के अंदर विटामिन डी रिसेप्टर्स होते हैं। विटामिन डी का काम होता है इन रिसेप्टर्स पर बाइंड करके फॉलिकल को सिग्नल देना कि अब नया बाल बनाने का टाइम आ गया है। विटामिन D3 हेयर फॉलिकल्स के एनाजन इनिशिएशन यानी ग्रोथ फेज को शुरू करने के लिए मैंडेटरी है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन D3 की सीवियर डेफिशिएंसी है तो आपके हेयर फॉलिकल्स डीप हाइबरनेशन या स्लीप मोड में चले जाते हैं। जब फॉलिकल ही स्लीप मोड में होंगे तो पुराना बाल गिरने के बाद वहां नया बाल आना ही बंद हो जाएगा। इससे धीरे धीरे आपकी ओवरऑल हेयर डेंसिटी कम होने लगती है
और स्कैल्प विजिबल होने लगती है। नंबर 3 पर आता है विटामिन B12 एंड फोलेट। विटामिन B12 और विटामिन B9 जिसे हम फोलेट कहते हैं, दोनों आपके डीएनए सिंथेसिस और रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। जैसे मैंने पहले बताया, हेयर फॉलिकल्स के सेल्स बॉडी में सबसे तेज डिवाइड होते हैं। किसी भी सेल को डिवाइड होने के लिए और नया स्ट्रक्चर बनाने के लिए डीएनए रेप्लिकेशन की जरूरत होती है। अगर B12 या फोलेट लो है तो सेल डिवीजन की स्पीड रिड्यूस हो जाएगी। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपके हेयर क्वालिटी पर पड़ता है। नए बनने वाले बाल एक्सट्रीमली थिन, फ्रेजाइल और ब्रिटिल होते हैं। वो बिना अपनी फुल लेंथ अचीव किए ही बीच से टूटने लगते हैं। साथ ही विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से हेयर फॉलिकल तक न्यूट्रिशन पहुंचाने वाली माइक्रो वेसल्स ब्लॉक होने लगती हैं, जिससे हेयर टेक्सचर पूरी तरह से डल और लाइफलेस हो जाता है। चौथे नंबर पे है जिंक। जिंक एक ऐसा ट्रेस मिनरल है जो बॉडी में 300 से ज्यादा एंजाइमेटिक रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है। हेयर के कॉन्टेक्स्ट में जिंक का सबसे बड़ा काम है प्रोटीन सिंथेसिस और सेलुलर रिपेयर। हेयर फॉलिकल का स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी जिंक पर डिपेंड करता है। जब जिंक की डेफिशिएंसी होती है तो हेयर फॉलिकल्स का स्ट्रक्चरल रिग्रेशन शुरू हो जाता है। इसका मतलब है फॉलिकल का जो फिजिकल कप शेप स्ट्रक्चर होता है वो कमजोर पड़ जाता है, जिससे हेयर शाफ्ट स्कैल्प में टाइटली होल्ड नहीं रह पाता। जिंक की कमी का एक और विजिबल साइन होता है आपके स्कैल्प का एनवायरनमेंट खराब होना। जिंक सीबम प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है। इसकी कमी या तो स्कैल्प को एक्सट्रीमली ड्राई करके डैंड्रफ प्रोन करती है या फिर एक्सेसिव ऑयली होकर सीबोरिक डर्मेटाइटिस को क्रिएट करती है, जो फॉलिकल्स को चोक करके हेयर फॉल को डबल कर देता है। नंबर 5 पर है प्रोटीन एंड अमीनो एसिड्स। आपके बाल कई चीजों से बने हैं, पर उनका 90% से ज्यादा स्ट्रक्चर केराटिन नाम के एक टफ फाइब्रस प्रोटीन से बनता है। और ये केराटिन बनता है अलग अलग अमीनो एसिड्स के कॉम्बिनेशन से, जैसे सिस्टीन, मिथ्योनिन और लाइसिन। आज के मॉडर्न इंडियन डाइट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हाई कार्ब्स एंड लो प्रोटीन। हम रोटी, चावल और जंक फूड से कैलोरीज तो बहुत लेते हैं, पर डेली रिक्वायर्ड प्रोटीन मिस कर देते हैं। जब बॉडी में अमीनो एसिड्स की शॉर्टेज होती है तो केराटिन प्रोडक्शन लाइन बंद हो जाती है। इसका रिजल्ट यह होता है कि आपके नए आने वाले बालों की थिकनेस माइक्रोस्कोपिक लेवल पर कम हो जाती है। बाल पतले होते जाते हैं, सिंगल स्ट्रैंड्स में कन्वर्ट होने लगते हैं, और जिसको कि हम थिनिंग बोलते हैं, पर ये एक्चुअली मैक्रो लेवल पर प्रोटीन स्टारवेशन होता है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर। जब आप क्लिनिक में आते हैं तो मैं आपका फेस या बाल देखकर सप्लीमेंट्स नहीं लिखता। मेडिकल साइंस गैस वर्क पर नहीं, सॉलिड ऑब्जेक्टिव डेटा पर चलती है। अगर आप बिना टेस्ट कराए रैंडम मल्टीविटामिन खा रहे हैं तो आप पैसे वेस्ट कर रहे हैं और अपनी बॉडी में इम्बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो अब सवाल आता है कि हमें रिपोर्ट में देखना क्या है, कौन से टेस्ट हैं और उनकी ऑप्टिमल रेंजेस क्या हैं। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला और सबसे क्रिटिकल टेस्ट है सीरम फेरेटिन। ये आपकी बॉडी का आयरन स्टोरेज बैंक है, जो हेयर मैट्रिक्स की सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। नॉर्मल लैब्स में इसकी रेंज बहुत कम दी जाती है, लेकिन हेयर ग्रोथ के लिए आपका सीरम फेरेटिन लेवल मिनिमम 15 नैनोग्राम पर ml से ऊपर ही होना चाहिए। अगर यह इससे कम है तो हेयर साइकिल ग्रोथ फेज में नहीं रुक पाएगी। इसके साथ हम देखते हैं TIBC यानी टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, जो हमें बताता है कि आपकी बॉडी में ट्रांसफेरिन प्रोटीन्स आयरन को कितनी एफिशिएंटली ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। ये दोनों मिलकर आपके आयरन का पूरा सच सामने लेकर आते हैं। दूसरा टेस्ट है आपका विटामिन D3, जिसे हम 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी के नाम से भी जानते हैं। अगर रिपोर्ट में आपका विटामिन D3 40 नैनोग्राम पर ml से नीचे आ रहा है तो समझ जाइए आपके फॉलिकल स्लीप मोड में जा चुके हैं और नए बाल बनना रुक गए हैं। तीसरा टेस्ट है विटामिन B12 लेवल। डीएनए सिंथेसिस और हेयर बल्ब में रैपिड सेल डिवीजन के लिए यह मैंडेटरी होता है। इसका लेवल आपकी रिपोर्ट में कम से कम 400 पिकोग्राम पर ml होना चाहिए। इसके नीचे जाते ही बाल ब्रिटिल होकर भी बीच से टूटने लगते हैं। चौथा ट्रेस मिनरल जो हम चेक करते हैं वो है सीरम जिंक। जिंक फॉलिकल के फिजिकल कप शेप स्ट्रक्चर को होल्ड करता है और सीबम को रेगुलेट करता है। हेयर लॉस को रोकने के लिए इसकी ऑप्टिमल रेंज 90 to 100 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर के बीच होनी चाहिए। इन चारों टेस्ट के अलावा दो बेसिक टेस्ट और हैं जो आपको अपने बेसिक पैनल में जोड़ना चाहिए। पहला है CBC यानी कंप्लीट ब्लड काउंट, जिससे हमें और भी तरह के एनीमियास का पता चलता है। और दूसरा है एक प्रॉपर थायराइड प्रोफाइल, जिसमें फ्री T3, फ्री T4 और TSH शामिल होने चाहिए, क्योंकि अगर आपका TSH एक लेवल से ज्यादा बढ़ गया है तो सिस्टमिक मेटाबॉलिक स्लो डाउन की वजह से बाल सीधे रेस्टिंग फेज में चले जाते हैं। यहाँ पर एक क्लिनिकल सीक्रेट समझिए। बहुत बार आप लैब रिपोर्ट देखते हैं और उसमें लिखा होता है सीरम फेरेटिन नॉर्मल और आप खुश हो जाते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जनरल फिजिशियन की नॉर्मल रेंज आपको एनीमिक होने से बचाने के लिए सेट की गई है। हेयर बायोलॉजी की डिमांड बिल्कुल अलग होती है।
रिपोर्ट के नॉर्मल लेवल पर मत जाइए, बल्कि अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से जरूर कंसल्ट कीजिए। अगर आपकी ब्लड रिपोर्ट्स में सीवियर डेफिशिएंसी आई तो सिर्फ अच्छा खाना खाने से यह डेफिशिएंसी ओवरनाइट ठीक नहीं होगी। डाइट एक लॉन्ग टर्म प्रिवेंटिव मैकेनिज्म है, लेकिन काफी बार जब टैंक एम्प्टी हो चुका हो तो आपको मेडिकल ग्रेड सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ती है ताकि बॉडी जल्दी से रिकवरी स्टेट में आ जाए। लेकिन सप्लीमेंटेशन का एक बहुत स्ट्रिक्ट साइंटिफिक प्रोटोकॉल होता है। रैंडमली कुछ भी खाने से बेनिफिट्स कम होते हैं और साइड इफेक्ट ज्यादा हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आयरन सप्लीमेंटेशन प्रोटोकॉल की। अगर आपका फेरेटिन लो है तो आपको ओरल आयरन सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, जैसे फेरस एस्कॉर्बिट। लेकिन आयरन को कभी भी दूध, चाय, कॉफी या कैल्शियम के सप्लीमेंट्स के साथ नहीं लेना चाहिए। कैल्शियम आयरन के एब्जॉर्प्शन को कंप्लीटली ब्लॉक कर देता है। आयरन को हमेशा विटामिन सी या एस्कॉर्बिक एसिड के साथ ही लेना चाहिए। विटामिन सी स्टमक के पीएच को ऑप्टिमाइज करता है और फेरिक आयरन को एब्जॉर्बेबल फेरस फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो आयरन हमेशा खाली पेट सिट्रस जूस के साथ कम से कम 1 घंटा पहले बिना कुछ खाए लेना चाहिए। अब हम बात करेंगे विटामिन डी के करेक्शन प्रोटोकॉल की। विटामिन D3 फैट सॉल्युबल होता है, इसका मतलब इसकी डेली डोसेज से बेटर है क्लिनिकल डोसेज। अगर आपके विटामिन डी के लेवल में सीवियर डेफिशिएंसी आई है तो आपको हफ्ते में एक बार इसका सैशे लेना चाहिए 1 गिलास दूध के साथ, क्योंकि ये फैट सॉल्युबल है और इसको हमेशा दिन में सबसे हैवी मील के साथ ही लेना सबसे ज्यादा लाभदायक होता है। तीसरा है विटामिन B12 एंड जिंक। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो B12 एब्जॉर्प्शन इश्यू हो सकता है और जिंक सप्लीमेंटेशन हमेशा कंट्रोल होना चाहिए। जिंक की स्टैंडर्ड डोज 15 से 30 मिलीग्राम डेली होती है और जिंक को कभी भी एम्प्टी स्टमक नहीं लेना चाहिए, इससे सीवियर नोजिया हो सकता है। और जिंक को कभी भी 3 महीने से ज्यादा लगातार बिना सुपरविजन के लेना डेंजरस हो सकता है, क्योंकि एक्सेस जिंक आपकी बॉडी में कॉपर को सप्रेस कर देता है, जिससे सेकेंडरी हेयर लॉस और प्रीमेच्योर ग्रेइंग शुरू हो सकती है। अब बात करते हैं एक्शन प्लान पे। सबसे पहला स्टेप है, इस वीडियो के बाद पहले गैस वर्क बंद कीजिए। एक लैब से फेरेटिन, विटामिन D3, विटामिन B12 और जिंक का ब्लड टेस्ट करवाइए। स्टेप 2, अगर कोई सीवियर डेफिशिएंसी निकलती है तो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलकर उसकी सलाह पर एक क्लिनिकल डोज शुरू कीजिए। स्टेप 3, अपनी डेली प्लेट में 2 एग या पनीर, 1 चम्मच पंपकिन सीड और फ्रेश वेजिटेबल जरूर ऐड कीजिए। बाल झड़ना कोई इरिवर्सिबल प्रॉब्लम नहीं है जब तक कि आप सही साइंटिफिक अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं। अगर आपको ये कंटेंट इंफॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो तरह तरह के शैम्पू बदल कर थक चुके हैं पर उन्हें कोई रिजल्ट नहीं मिला। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए अगले वीडियो के लिए।